Hello students, Om Shanti, welcome to all. Now I am going to discuss electrolytic cell. Electrolytic cell. So all of you know in electrolytic cell what happens? Electrical energy convert into chemical energy. In other words, you can say by passing electric current through the electrolytic solution, chemical reaction is made done. Yeah, suppose we have taken here molten sodium chloride Na plus and Cl minus. जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो कैटायन रन्स टुवार्ड्स कैथोड, एनायंस रन्स टुवार्ड्स एनोड. तो ये Na प्लस वहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम मेटल के रूप में जमा होगा. तो यहाँ पर आपका अमाउंट जमा होता जाएगा. तो जितना देर तक करंट पास होता रहेगा वो सोडियम मेटल के रूप में जमा होता जाएगा जब तक यहाँ कैटायन मौजूद है. और एनायन जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके आपको क्लोरीन गैस बनाएगा. तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ. तो फैराडेज नेम ऑफ साइंटिस्ट हु गेव ए क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अमाउंट ऑफ डिपोजिटेड सब्सटेंस. तो उसको हम लोग फर्स्ट लॉ फैराडे से जानते हैं. तो यहाँ दो लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड सेकेंड है आपका सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे. तो पहले आप थ्योरी पार्ट को समझने की कोशिश कीजिए और उससे रिलेटेड जो इक्वेशन फार्मूला वगैरह आता है उसको ध्यान में रखिए, तब इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में आसानी हो जाएगा. तो आते हैं वन बाय वन. फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे. अभी जस्ट मैं बोला कि सर्टेन अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कैटायन उसमें कैथोड में जाएगा और वो एज ए मेटल के रूप में जमा होगा. तो हमको कितना देर तक ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करें जो सर्टेन अमाउंट प्राप्त हो जाए, या सर्टेन अमाउंट प्राप्त करने के लिए कितना अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहिए. कहने का मतलब यहाँ रिलेशन बिटवीन डिपोजिटेड अमाउंट और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोला गया है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में. तो चलिए इसका स्टेटमेंट हम दे देते हैं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, द डिपोजिटेड amount of substance at electrode is directly proportional to amount of electricity. ये स्टेटमेंट हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे. द हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी कितना अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास किए हैं. तो इसको जैसे मैथमेटिकली हम लोग रिलेशन को जानना चाहेंगे तो इसका कितने तरीके से फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इसको समझना है. लेट अस टेक W is deposited substance and Q is amount of electricity. So according to first law of Faraday, you can write according to first law ऑफ फैराडे. अब यह स्टेटमेंट क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डिपोजिटेड सब्सटेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, इक्वल साइन देंगे तो एक कांस्टेंट देंगे जेड. तो इस जेड को हम लोग बोलते हैं
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। पहले आप केमिकल इक्विवेलेंट से वाकिफ हो चुके हैं सॉल्यूशन में, केमिकल इक्विवेलेंट वेट उसको हम लोग जनरली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कॉपर का एटॉमिक मास आपका क्या है, आपका 63.5, तो आपका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास बाय इट्स वैलेंसी। यदि वैलेंसी 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 हो गया। उसी तरह से जिंक का 65 होता है तो आपको ये 32.5 ले सकते हैं। और सिल्वर का 108 होता है तो 108 1 वैलेंसी है तो उतना ही होगा। इसको भी याद रखना जरूरी है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सर्टेन मेटल, तो आपको न्यूमेरिकल में मदद मिलेगा आपको सॉल्व करने में। तो अब यहाँ पर एक रिलेशन आपका Q का भी हम लोग लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट करंट इन सर्टेन टाइम इंटरवल, दैट टाइम शुड बी इन सेकेंड। ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में यदि मिनट आवर में होगा तो आपको सेकेंड में बदलना होगा, चूंकि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज एम्पियर इनटू सेकेंड टाइम में आपका। तो इसको हम लोग एम्पियर सेकेंड भी यूनिट दे सकते हैं और इसको एम्पियर सेकेंड को कूलम भी बोलते हैं। तो ये भी एक रिलेशन है न्यूमेरिकल में फॉलो करने के लिए, ये भी एक फॉर्मूला हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक नया टर्मिनोलॉजी आया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। ये है केमिकल इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, लेकिन ये इसका टर्म का डेफिनेशन देना है। तो आपको मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूँ, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, किसी टर्म का डेफिनेशन यदि देना है तो उस टर्म के साइड वाला को हम लोग यूनिट मान लेंगे, तो दूसरे वो टर्मिनोलॉजी क्या है दूसरे साइड के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है 1 कूलम ले लें तो Z का वैल्यू किसके बराबर होगा, अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस। सपोज वो आपको जो अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, आप यहाँ पर इलेक्ट्रोड 2 है बैटरी से कनेक्ट किए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसमें क्या करेंगे कि 1 कूलम ही इलेक्ट्रिसिटी पास करके स्विच ऑफ कर देंगे। अब 1 कूलम से यहाँ पर इलेक्ट्रोड में जो भी अमाउंट यहाँ डिपॉजिट होगा इसको बाहर निकाल के स्क्रैच करके वेट करेंगे, तो जो वेट आएगा वही उसका उस मेटल के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट होगा। तो हर मेटल का अलग अलग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट आएगा। तो उसको जानने के लिए कैसे निकालेंगे, वो बहुत कम अमाउंट में आएगा, तो उसको आगे ज़रूरत पड़ेगा तो इसको डेफिनेशन आपको पूछेगा तो आपको कैसे लिखेंगे, अभी जो आइडिया दिए उसके आधार पे डेफिनेशन बनाना है। तो Q1 हो जाएगा तो Z W के बराबर होगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हाउ कैन यू डिफाइन इट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज डिपॉजिटेड सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस व्हेन 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। या इसके द्वारा आपको डेफिनेशन बनाना है तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is defined as deposited substance when 1 ampere current is passed till 1 second। तो दोनों तरह से आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 फार्मूला आया, एक और रिलेशन इससे हम डिराइव कर लेते हैं। जैसे मान लो एक बार हम यहाँ पर जिंक सल्फेट ले लिए, तो यहाँ जिंक जमा होगा तो उसमें हम लोग Z1 हम लोग मान लेते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। ये यहाँ जिंक है उसको हम लोग मान लिए हैं Z1। और सपोज हम इसके आधार पे हमारा डिपॉजिटेड सब्सटेंस W1 जो है अमाउंट ऑफ Zn हो गया। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से सर्टेन अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास मतलब क्या है 1 कूलम, तो ये रिलेशन हो जाएगा W1 इक्वल Z1 Q। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग चेंज कर लेंगे। मान लो कैल्शियम क्लोराइड हम लिया तो आपको यहाँ कैल्शियम जमा होगा। अब उसके लिए कैल्शियम फॉर कैल्शियम के लिए मान लीजिए आपको Z1 आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट हो गया।
और W2 जो सॉरी यहाँ Z2 ले लो और W2 इक्वल हो गया अमाउंट ऑफ कैल्शियम। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ फैराडे W2 इक्वल Z2Q और सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो एक रिलेशन मिलेगा W1 बाय 1 डिवीजन 2 वी हैव क्या हो जाएगा, ये रिलेशन मिला। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2, तो W1 बाय W2 इक्वल Z1 बाय Z2, ये भी एक रिलेशन है। बाद में इसकी जरूरत पड़ेगा तो इसको भी ध्यान में रखना है फॉर्मूला को। एक फॉर्मूला यहाँ हुआ, फिर ये फॉर्मूला हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब हम आते हैं थोड़ा इसमें, फिर इसमें लौट के आएंगे। तो पहले हम सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे डिस्कस कर लेता हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे में क्या होगा कि आपको दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कनेक्ट करेंगे सीरीज में, उसके बाद रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। मान लीजिए ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, सपोज हम एक और ले लेता हूँ, 3 लिया। इसमें मान लो कि आप सिल्वर नाइट्रेट लिए हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि इसमें आपको सिल्वर डिपॉजिट होगा। और इसमें आप ले लिए हैं कॉपर सल्फेट ले लिया है सपोज, तो ये आपको इसमें कॉपर डिपॉजिट होगा। और इसमें आप जिंक सल्फेट ले लिया है तो इसमें आपको जिंक जमा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस में। इसका कैथोड इसके एनोड से कनेक्ट कर दीजिए, इसका कैथोड इसके एनोड से कर दीजिए, और एक एन वाला का जो एनोड है आपको बैटरी से कनेक्ट करना है, ऐसा कि वो दूसरा नेगेटिव पोल दूसरे के कैथोड से लिंक हो जाए। तो आपको यहाँ पर हम सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास किए, तो अब सर्टेन अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास किया। अब इसमें तुम्हारा W1 जमा हुआ जिसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z1 हो गया। इसमें मान लीजिए जो जमा हुआ वो आपका W2 हुआ कॉपर, और Z2 तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर हो गया। इसमें जो डिपॉजिट जिंक हुआ वो W3 मान लीजिए, और Z3 इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मान लीजिए। फर्स्ट लॉ में क्या पाया था कि व्हेन सर्टेन अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द डिपॉजिटेड सब्सटेंस एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ सेम अमाउंट, सब में सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास किया और अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस लिया, तो इसमें आपका जो जमा होगा आपका सिल्वर, इसमें कॉपर और इसमें जिंक, तो ये अमाउंट आपका सबका अलग अलग होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ नहीं आएगा। ऐसा देखा गया है कि ये डिपॉजिटेड सब्सटेंस जो है अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। W जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है, जिसका जितना केमिकल इक्विवेलेंट ज़्यादा है अकॉर्डिंगली वो ज़्यादा डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पे। इसलिए सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे जो है आपको इसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया है, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो अब इसका हम लोग स्टेटमेंट देना है। फर्स्ट लॉ में था क्या कि व्हेन सर्टेन, उसको यदि आप नहीं लिखें तो आप खुद फिर से सुन के लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे व्हेन सर्टेन अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द डिपॉजिटेड सब्सटेंस एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास किया सेकेंड लॉ में, लेकिन 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो मेटल जो डिपॉजिट हुआ है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड में वो अलग अलग हुआ है, और वो अमाउंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स केमिकल इक्विवेलेंट वेट के बराबर है। इसलिए स्टेटमेंट यहाँ आपको इस तरह से बनाना होगा, किसमें क्या रिलेशन दिया है यदि ये ध्यान में रखेंगे तो स्टेटमेंट लिख लेंगे। फिजिक्स में ये स्टेटमेंट आता रहता है, फर्स्ट लॉ फैराडे सेकेंड लॉ। केमिस्ट्री में बहुत रेयरली आया है, इसमें जब भी क्वेश्चन ड्रॉप किया है तो रिलेटेड टू न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को इसमें समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट तो बहुत आसान है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे लिख सकते हैं व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू
2 or more electrolytic cell connected in series, सीरीज में जोड़ा गया है, जैसा फिगर में दिखाया था, कनेक्टेड इन सीरीज, द डिपोजिटेड सब्सटेंस at respective electrode is directly proportional to its chemical equivalent weight. Don't confuse with electrochemical equivalent weight. Z यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ई आपको केमिकल इक्विवेलेंट मीन्स द मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो एटॉमिक मास बाय इट्स वैलेंसी, तो केमिकल इक्विवेलेंट वेट। यदि आप केमिकल इक्विवेलेंट सर्टेन मेटल, सेलेक्टेड मेटल का याद रखते हैं तो अच्छा है। तो अब इसके हिसाब से जो फिगर में पहले दिखाया था, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सब में एक में आपका W1 जमा हुआ है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स केमिकल इक्विवेलेंट वेट, एंड W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 लिखेगा, और W3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E3 लिखेगा। तो आपको सेकेंड लॉ फैराडे के आधार पे तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो सीरीज में कनेक्ट किया गया है उसके हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से ये रिलेशन हुआ। तो यदि एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, चूंकि सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी तीनों में पास हो रहा है, कंडीशन एक है, तो कांस्टेंट भी सेम होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे W1, अब या इक्वेशन नंबर 1 कीजिए, कांस्टेंट सेम रहेगा, डिवाइड करेंगे एक दूसरे से तो रिलेशन आपको मिल जाएगा। तो 1 डिवीजन 2 में आपको क्या मिलेगा, W1 बाय W2 इक्वल E1 बाय E2। उसी तरह सेकेंड थर्ड को करेंगे तो W2 बाय W3 इक्वल E2 बाय E3, एंड W3, अब पहला और थर्ड तीसरा को हम लोग डिवाइड करेंगे, W1 बाय W3 इक्वल E1 बाय E3। ओके, तो आपको ये एक रिलेशन मिला। फर्स्ट लॉ फैराडे में एक जगह आपको रिलेशन लिखे थे, W1 बाय W2 इक्वल Z1 बाय Z2। तो इसको और इसको आप कंपेयर कीजिए, W1 बाय W2 सेम, यदि आपको मेटलिक सब्सटेंस है उसके लिए रिलेशन है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए A और इसको B मान लीजिए। तो फ्रॉम A एंड B आप लिख सकते हैं इसको E1 या Z1 बाय Z2 इक्वल E1 बाय E2। रेशियो कांस्टेंट होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स केमिकल इक्विवेलेंट वेट। ये भी एक रिलेशन हुआ, ये भी एक फार्मूला हुआ दो के बीच में, तो इसको भी ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस में। तो आपको दोनों लॉ का जो रिलेशन आया है उसको आपने लिख लिया, देख लिया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और फार्मूला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तब नेक्स्ट आपको क्लास में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। एक रिलेशन अभी आप याद रखेंगे इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने कॉपर लिया और यहाँ सिल्वर लिया, इसका एक एटमिक मास यहाँ हम लेते हैं, एटमिक मास, और इसमें हम इक्विवेलेंट मास ले लेते हैं, और यहाँ जेड ले लेता हूँ, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट वेट, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट मास। कॉपर का तो एटमिक मास 63.5, तो इसका 31.75 हो गया। इसमें आप लिख सकते हैं कॉपर का 0.000, ये एक डाटा मैं दे रहा हूँ समझाने के लिए, ध्यान से इसको समझेंगे, 329। और सिल्वर का आपका 108 है, इसका इक्विवेलेंट मास 108 है, ये 0.00111 और ये 8 ग्राम पर कूलम, ये भी ग्राम पर कूलम लिख सकते हैं।
तो ध्यान दीजिए, अभी मैं 2 एग्जाम्पल लिया, इसी तरह हर मेटल का आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अभी मैं बताया ना कि 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करके स्विच ऑफ कर दो और उसके द्वारा जितना अमाउंट जमा होगा इलेक्ट्रोड के सरफेस में उसका वेट कीजिए, बहुत कम अमाउंट आता है। जिससे कॉपर का इतना ग्राम डिपॉजिट होता है 1 कूलम पास करने, इसलिए ग्राम पर कूलम। और यदि सिल्वर यदि मेटल आयन होगा तो उसमें 0.001118 ग्राम पर कूलम, यानी 1 कूलम में इतने ही ग्राम डिपॉजिट होगा। तो हम चाहते हैं इसके इक्विवेलेंट मास यदि अमाउंट जमा करना चाहते हैं तो कितने कूलम की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से एक रिलेशन ध्यान से समझिए, 0.000329 ग्राम कॉपर डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देयरफॉर ये कॉपर का इक्विवेलेंट मास कितना है 31.75 ग्राम। तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा 1/0.000329 इंटू 31.75 कूलम हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर के माध्यम से। फिर आप दूसरा एग्जांपल लीजिए, एज 0.00118 ग्राम सिल्वर विल डिपॉजिट बाय 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयरफॉर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 108 ग्राम। ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो गया उसका इक्विवेलेंट मास, ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। तो ये कितना आएगा 1/0.00118 इंटू 108 कूलम हो जाएगा। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये दोनों को तो आपको यहाँ भी 96,500 अप्रोक्स आएगा कूलम आ जाएगा, और ये भी आपको 96,500 कूलम आ जाएगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, कोई भी मेटल का जो भी उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है यानी इक्विवेलेंट मास के बराबर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसमें इतने कूलम इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं अब इसको एक रिलेशन के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। मैं समझाने के लिए यहाँ पर बताया हूँ। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला, कंक्लूड करके आप लिख सकते हैं 96,500 कूलम always produce 1 gram equivalent of metal। हमेशा कोई भी मेटल हो उसका यदि 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसमें इतना आएगा। तो ये तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आ गया, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये W हो गया। तो न्यूमेरिकल में आपको यदि एक भी डाटा यदि आपको मालूम है, यदि कूलम दिया हुआ है और चाहते हैं कि डिपॉजिटेड सब्सटेंस कितना होगा, तो यूनिटी मेथड से ये पहला लाइन ले लीजिए, इतना कूलम में इतना ग्राम जमा हो रहा है तो इतना कूलम में कितना होगा। या उल्टा यदि W दिया है तो आप लिखेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मान लीजिए कॉपर है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के जगह में कितना लिखेंगे। यदि ये इसमें मेटल में हम कॉपर लेते हैं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के जगह में 31.75 ग्राम कॉपर लिख सकते हैं। और वही यदि आपको मेटल में आप सिल्वर लेते हैं तो 108 ग्राम सिल्वर लिखना होगा Ag। जिंक लिखना है तब इसी 1 ग्राम इक्विवेलेंट के जगह हम लिख सकते हैं 32.5 ग्राम जिंक। तो इस तरह से एक आपको रिलेशन हुआ कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट मेटल डिपॉजिट करने के लिए हमको इतना कूलम चाहिए। तो आपको बहुत इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। यदि न्यूमेरिकल में एक भी कोई डाटा है Q मतलब हम दूसरा चीज़ जान रहे हैं, W हम निकाल सकते हैं, या W आपको एज ए डाटा प्रोवाइड किया है तो इसका मतलब हम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकाल लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा काम का है। और एक रिलेशन इसी से आप हम निकाल सकते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको 1 इलेक्ट्रॉन में आपको कितना चार्ज होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन दैट इज आप लिख सकते हैं 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन में इतना होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में आपको क्या करना होगा, इतना से मल्टीप्लाई करना होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻19 इंटू क्या करना होगा 6.022 10⁻23। ये भी आप देखेंगे अप्रोक्स 96,500 कूलम आ जाएगा।
कहने का मतलब कि यहाँ एक रिलेशन हुआ कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए या गेन करने के लिए हमको इतना कूलम की आवश्यकता पड़ेगा, 96,500 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है और आप एक न्यूमेरिकल के रूप में थोड़ा सा आप देख लीजिए। उसके बाद हम फिर से हम न्यूमेरिकल इसका हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी तो फॉर्मूला को समझाने के लिए कुछ शॉर्ट में हम बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। ये भी एक रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। ऊपर वाला भी रिलेशन था वो 96,500 कूलम में हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी मेटल, जो मेटल होगा उसका ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे। वो ये भी एक रिलेशन बहुत काम का है। ऐसे नहीं तो जेड जानने के लिए आपको एक यहाँ फिर जान लीजिए, केमिकल इक्विवेलेंट वेट में 96,500 से डिवाइड कर दीजिए तो उसका केमिकल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये आपका रिलेशन आया है। तो ज़्यादातर आपको ये आसान लगेगा, इसी को ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफाई करने में आसान होगा, ये भी जान लीजिए। तो जैसे अब चलते हैं, एक हम समझाने के लिए और एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं कि हाउ मच calcium will deposit on passing 200 ampere current through calcium chloride containing electrolytic cell टिल 5 मिनट्स। 5 मिनट तक आपको इतना एम्पियर करंट आपको 5 मिनट तक पास कराया गया है। तो बोला जा रहा है कि कैल्शियम कितना जमा होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर करंट दिया हुआ है 200 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। अब हम पहले बोला था कि जब टाइम मिनट में हो या आवर में हो उसको सेकेंड में बदलना होगा, क्योंकि कूलम आपको कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर सेकेंड को ही 1 कूलम बोलते हैं। 5 मिनट आपको क्या हो जाएगा, 5 × 60 सेकेंड 1 मिनट में होता है, तो 5 में मल्टीप्लाई किया 300 सेकेंड लिख सकते हैं आप। अब देखिए C और T मालूम है, यानी Q मालूम है, Q = CT होता है ना। तो करंट 200 हो गया और 300 मल्टीप्लाई कर दीजिए 640। ये कूलम लिखिए या और एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब यहां से Q पता है तो देखिए W निकल जाएगा, क्योंकि W और Q का रिलेशन आपके पास है। तो W और Q का रिलेशन क्या है, हमको W जानना है। तो वहां पर है 96,500 कूलम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट एनी मेटल में आपका क्या है, कैल्शियम। तो कैल्शियम 1 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 20, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 40 होता है। अब 40/2 2 वैलेंसी है तो 20 ग्राम हो गया, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कितना लिखेंगे, 20 ग्राम कैल्शियम। तो ये रिलेशन पहला लाइन आप यहाँ बना लीजिए। तो इतना कूलम में निकाल लीजिए, तो आप निकालेंगे एज 96,500 कूलम ऑलवेज प्रोड्यूस 20 ग्राम कैल्शियम। ठीक है, तो देयरफॉर इन 60,000 कूलम में कितना होगा, 20/96500 × 60,000। ये आपको ग्राम में मालूम हो गया। इसको कैंसिल कर दीजिएगा, सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो मालूम हो जाएगा। अब एक दूसरा तरीका, इसको ऐसे मान लीजिए ये रिलेशन यूज नहीं करना चाहते हैं, आपको याद नहीं है, तब क्या करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं जो अभी हम समझा रहे थे दूसरा रिलेशन। जैसे कैल्शियम क्लोराइड को आप आयनाइज करते हैं तो यू विल गेट द कैल्शियम आयन एंड 2Cl-। तो नेचुरली ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में Ca2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ कैल्शियम डिपॉजिट होगा। यानी 1 मोल कैल्शियम आयन गेट 2 मोल इलेक्ट्रॉन
एंड गिव्स 1 मोल कैल्शियम। तो इसके हिसाब से 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना हो गया 20, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो 20 ग्राम कैल्शियम जमा होगा। ये इक्वेशन बता रहा है। और अभी हम बताएं 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या 96,500 कूलम, तो 2 मोल मीन्स उतना क्या हो जाएगा, तो आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें बता रहा है 2 मोल, इसका एटॉमिक मास, सॉरी ये इक्विवेलेंट मास नहीं, एटॉमिक मास तो 40 होता है ना, 40 लिखेंगे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन requires for 40 ग्राम कैल्शियम डिपोजिशन। ये आपको इक्वेशन बता रहा है, इक्वेशन देख के लिख रहा हूं मैं। 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स, तो 2 मोल 1 मोल में 96,500 होता है, तो आपको क्या हो जाएगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या हो गया 2 इंटू 96,500 कूलम। अब लिख सकते हैं, तो देयरफॉर इन 1 कूलम में कितना होगा, तो 40/2 इंटू 96,500। तो देयरफॉर आपके पास कितना कूलम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, Q इक्वल क्या था तुम्हारा CT का 200 इंटू टाइम कितना था 5 इंटू 6, 5 मिनट मीन्स 5 इंटू 60, यानी आपको 60,000 कूलम हो गया था। तो आपको इतना कूलम के लिए इतना ग्राम हो गया, तो 60,000 ये आपका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो 40/2 इंटू 96,500 इंटू 60,000। तो आप देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ गया, 20 आ जाएगा नहीं, ये तो पहले वाला वैल्यू के बराबर आ गया। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम अमाउंट आएगा, इतना आपको ग्राम डिपॉजिट होगा। कहने का मतलब कि ये रिलेशन आपको याद करना है, एक ये और 96,500 कूलम में हमेशा उसका 1 मोल में जितना भी डिपॉजिट होगा इक्वेशन से उसको लिख लीजिएगा, जितना मोल होगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसको। वो भी आप इक्वेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ये रिलेशन से कर सकते हैं। और यदि मान लो कोई गैसियस सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है तो आपको 1 मोल में आपको पता है मोल कंसेप्ट से 22.4 लीटर होता है। अब जैसे क्लोरीन सोडियम क्लोराइड लिए तो क्लोरीन 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आपको 1 मोल क्लोरीन देगा। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 इंटू 96,500 कूलम। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ 22.4 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ 1 कूलम में कितना हो जाएगा, सॉरी 96,500 में, जिसको 1 फैराडे भी बोलते हैं, तो ये आपको हो गया 22.4। तो ये कितना हो जाएगा 22.4/2 हो जाएगा 96 में। 2 इंटू इतना बराबर इतना है ना, तो ये 2 से 11.2 हो गया। कहने का मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन थोड़ा याद रख लीजिए। किस किस के लिए, जैसे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये आपको H2 हो गया, सॉरी इसमें H2 हो गया, ये क्लोरीन हो गया। तो आपको 1 मोल में 22.4 लीटर, और इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपको हमेशा याद रखना है 96,500 कूलम ऑलवेज प्रोड्यूस 11.2 लीटर क्लोरीन के केस में और हाइड्रोजन के केस में। लेकिन ऑक्सीजन में O2 माइनस होता है, तो ये क्या करेगा, हमको O2 बनाना है, यानी 2 से किया तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये। तो यानी 4 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 4 फैराडे हो गया। 96,500 कूलम को भी हम लोग बड़ा यूनिट में 1 फैराडे बोलते हैं, ये साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है 1 फैराडे। तो 4 फैराडे यानी 4 इंटू 96,500 कूलम के लिए आपको कितना जमा होगा, 1 ही मोल हो रहा है तो 22.4 लीटर। तो आपको 1 फैराडे में 4 से डिवाइड करना होगा, 5.6 होगा। तो यही आपको यहाँ लिख सकते हैं 96,500 कूलम में आपको ऑक्सीजन के केस में 5.6 लीटर लिखना होगा, ऑक्सीजन एट STP। तो ये कुछ रिलेशन हुआ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल रिलेटेड टू फैराडेज लॉ डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक यू फॉर लिसनिंग।